तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये पार्ट मेन यहाँ से शुरुआत होता है, चैप्टर ही मेन यहाँ से शुरुआत होता है। इसलिए इस पार्ट को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हमने लाइव प्रोसेस पढ़ा था। लाइव प्रोसेस के 4 मेन टाइप्स पढ़े थे, जो आपको पता ही, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो इन्हीं चारों टाइप्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, पिछला क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया था कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कोई कार्बनिक सोर्स ऑफ फूड को जब ग्रहण करते हैं इनसाइड टू द बॉडी, और वहां पे फूड का ब्रेकडाउन होता है, जो उससे एनर्जी मिलता है न्यूट्रिएंट से, वही उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में एक टॉपिक है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो न्यूट्रिशन के ना 2 मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इन्हीं दोनों मोड्स के थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये 2 जो मोड्स हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार से कि पहला मोड है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा मोड है हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मतलब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाए, तो उस मोड को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो जीव जो इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और एक होता है हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन के लिए, मतलब वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए उनके बॉडी में ना मतलब वो डायरेक्टली मतलब फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करते हैं ना, फूड मटेरियल्स को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बाहर से लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके उनमें से इनऑर्गेनिक सोर्सेज लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और फिर उसके बाद से अपना वो काम चलाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और उससे जो एनर्जी मिलता है उसको रखते हैं और अपने बॉडी का ग्रोथ करते हैं। और ये सब सारे चीज़ें ये ऑर्गेनिजम्स बायोकैटलिस्ट द्वारा करते हैं, जिसे हमको एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम ही एक वैसा बायोकैटलिस्ट है, वो चीज़ है हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसी से एनर्जी निकलता है। तो इसके लिए तो तुमसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है इसी पॉइंट से कि ऐसा कौन सा बायोकैटलिस्ट जो हमारे बॉडी में है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करता है उसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तुमको बोलना पड़ेगा फॉर दैट देर इज एंजाइम इन आवर बॉडी। उसके लिए हमारे बॉडी में क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपना भोजन बनाता है खुद से। लेकिन जब हिटोट्रॉपिक की बात करते हैं, हिटोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो हिटोट्रॉप्स अपने सर्वाइवल के लिए वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये सब जीव जो है हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर एनिमल्स एंड फंगी आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था। अब हम क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बारीक बारीक पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली जैसे कि प्लांट्स में ही होता है। तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और वो एनर्जी उसको कार्बन से मिलता है, क्योंकि कार्बन ही कार्बोहाइड्रेट बनता है उसके बॉडी में, ठीक है, मतलब ग्लूकोज बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉप्स में, वो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब बाहर से भोजन लेते हैं, है ना, मतलब भोजन लेते नहीं है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जमीन के अंदर से लेता है, और कुछ मिनरल्स भी लेता है, और उससे वो भोजन बनाते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये तो डेफिनेशन आपने पढ़ा था छोटे क्लास में फोटोसिंथेसिस का, लेकिन आपकी किताब में एक अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, तो अब इसी को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll.
तो ये तो वही ऑब्वियसली बात है कि फोटोसिंथेसिस का जो डेफिनेशन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो आप 10th वाला यही वाला याद रखिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जब प्लांट से फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज बोलते हैं, और इसी को प्लांट यूज करता है एज ए एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट उस समय ना कभी कभी ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जो प्लांट को किसी काम का नहीं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट बना देता है, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता होगा, तो कार्बोहाइड्रेट को वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। जैसे आप लोग आलू धोते होगे तो पानी धुंधला धुंधला आपको दिख जाता होगा ना, तो धुंधला धुंधला चीज़ है ना, वो स्टार्च है, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के रूप में। और हम लोग उसी को धो करके साफ कर देते हैं। आलू को धोना चाहिए लेकिन उतना नहीं धोना चाहिए, क्योंकि स्टार्च में ही सब उसका न्यूट्रिएंट है, सब तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही है। आप उसी को धो करके अलग कर दिए, तो वो सब बातें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्टोर होता है। वही जैसे वो एनिमल्स की बात करें, तो जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे बॉडी में एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसके फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमको पता है। न्यूट्रिशन के कितने मोड्स? 2 मोड्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक, ठीक है, क्लियर। ऑटोट्रॉपिक में वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता हो, और उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हीटरोट्रॉपिक जो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स एंड फंगस, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली प्लांट्स में होता है, और उसका जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस समय वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बना देता है, तो उस एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर करता है। वही हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स वो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। क्लियर? इतना तो बेसिक चीज़ था जो हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है किसका? फोटोसिंथेसिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। बैलेंसिंग करना आप लोग को आता ही होगा, तो देख लीजिएगा कि देखिए, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है CO2 और वाटर से, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल सनलाइट में। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनता है जो बाय प्रोडक्ट होता है, और वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है, उसको वो रिलीज कर देता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया हुआ यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले पकड़िए, दोनों साइड में पकड़िए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी सबसे बड़े कंपाउंड को पकड़िए। तो इधर में ग्लूकोज पकड़ लिया। अब देखिए ग्लूकोज में कार्बन की संख्या देखिए, तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 है, तो इधर भी मैंने 6 कर दिया, ठीक है, 6 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 12, ठीक है। और यहाँ पे पहले से 12 है, मतलब यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बात खत्म। तो अब यहाँ पे तो 6 है, तो इधर भी बढ़ाएंगे, तो इधर 6 कर दिया, फिर इधर और फिर इधर 12 हो गया, तो 18 इधर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और इधर भी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6, तो मतलब 24 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 24, तो यहाँ पे भी 24 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 12, और यहाँ पे 12, 12 12 24। हाइड्रोजन कितना है? 12, और 12 इंटू 2 यानी 24। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 24 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12, और यहाँ पे भी 12, यानी 12 12 24। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसका? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब ये जो है तीनों, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के कुछ इवेंट्स हैं जो प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो होता क्या कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान जो लाइट है यानी सनलाइट है वो क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा पॉइंट में जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, जो स्प्लिट करता है यानी तोड़ देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, यानी हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तब ना यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अलग बन रहा है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे अलग हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगा। तीसरा, जो थोड़ा मोड़ा भी हाइड्रोजन बनता है बचता है वो रिडक्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो बना देता है ग्लूकोज। तो वहाँ पे वही लिखा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 2 कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, पहला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब चीज़ें था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे
बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ये फंक्शंस होता है। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 5.1, और इस फिगर में कुछ ना आप ये फिगर अभी देखेंगे हम लोग, ये है ना, ये कहाँ गया, ये वाला, ये 5.1। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है कि कुछ ग्रीन डॉट्स हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और ये एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस का। तो ग्रीन डॉट क्या दिखे, ये वाले ग्रीन डॉट्स, तो दीज आर ग्रीन डॉट्स, ये क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें यही है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, जो हम लोग प्लांट लगाते हैं घर में पॉट के अंदर, वो वाला प्लांट लेना, जैसे कि एग्जाम्पल है मनी प्लांट ले लीजिए, क्रोटॉन्स ले लीजिए। फिर कह रहा है कि उस प्लांट को डार्क रूप में रखना है 3 दिन के लिए, कि उसमें कुछ जितना भी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होगा स्टार्च के रूप में वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उस प्लांट को आपको 6 घंटा के लिए सनलाइट के पास रखना, सनलाइट में रखना है, ठीक है। उसके बाद से प्लग के लीफ, एक पत्ता तोड़िए, है ना, और जहाँ जहाँ पे ग्रीन एरियाज है, ट्रेसेस है, उसको मार्क कीजिए, ठीक है, और एंड ट्रेसेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो मार्क करके उसको पेपर पे उसको ट्रेसेस मतलब कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस पत्ते को, मतलब डायरेक्टली उस पत्ते को तोड़िए, फिर डायरेक्टली आप इसको पानी में कुछ मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। फिर आप उसको अल्कोहल में डालिए, बीकर में। फिर उसके बाद उस बीकर को धीरे धीरे थोड़ा सा हीट कीजिए। जब कुछ समय हीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मिनट बाद, फ्यू मिनट बाद, कि उसमें से पत्ता निकले। फिर उसको आयोडीन सोल्यूशन में डालिए। जैसे आप आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो जहाँ जहाँ पे स्टार्च था ना, वहाँ वहाँ पे कलर ना, उसका कुछ कुछ जगह पे उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये ग्रीन था, सूखने के बाद जहाँ जहाँ हल्का ग्रीन बचा, इसको मार्क कर लीजिए। फिर इसको फिर वहाँ पे मतलब क्या कीजिए, अल्कोहल में डुबा के रखिए, फिर थोड़ा सा हीट कीजिए। तो जहाँ जहाँ हीट करेंगे फिर आयोडीन सोल्यूशन डालिए, जैसे कलर जहाँ जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बस यही है। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या कि जो लीफ में ना, जैसे जिस तरीके से क्लोरोफिल होता है उस तरीके से एक और पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। और लीफ में स्टोमेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो करता क्या है कि वो ना, पहला उसका 2 फंक्शन है मेन। पहला फंक्शन है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करता है। और दूसरा फंक्शन उसका ये है कि वो पता है ट्रांसपीरेशन करता है। और ट्रांसपीरेशन आपको पता ही होगा, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें, सुनिए ध्यान से, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट एक्सेसिव वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में उड़ा देता है लीफ से, तो है ना। तो अब जब वो उड़ाता है तो उस स्टोमेटा का जो गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल है ना, ये श्रिंक कर जाता है। कैसे, देखिए, जब भी कोई चीज़ अंदर आए, कोई चीज़ खाली है, उसमें कुछ चीज़ जाएगा तो फूलेगा, वो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो जैसे कि जब एयर आता है, चाहे वो पानी लीफ तक पहुंचता है, तो वो ना, वो जो गार्ड सेल ये फूल जाता है, मतलब स्टोमेटा फूल जाता है। और जब वही एक्सेसिव पानी हो जाता है, चाहे वो गैस रिलीज करना, जैसे कि O2 रिलीज करेगा, चाहे एक्सेसिव वाटर को वाटर वेपर के रूप में रिलीज करेगा, तो वो रिलीज करने के बाद श्रिंक हो जाएगा। तो ये स्टोमेटा के साथ होता है। स्टोमेटा का 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा फंक्शन है इन द ट्रांसपिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन कैसे प्रोसेस, इज द प्रोसेस इन विच प्लांट रिलीज एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय स्टोमेटा, ठीक है। तो ये था स्टोमेटा का फंक्शन, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अब देखिए, तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड रहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर लेता है, और कुछ अमाउंट में सब मिनरल्स भी लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब टेक लिया जाता है, मतलब लिया जाता है सॉइल से। नाइट्रोजन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट के लिए, जो उसके अंदर प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करता है। और प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, मतलब NO3 और NO2 के रूप में प्लांट जो है वो उसको लेता है, मतलब कौन, ये सॉइल से, मतलब नाइट्रोजन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कि वो मिनरल है जो प्लांट में क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है, मतलब क्लोरोफिल बनाता है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
तो हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता ही है, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको न्यूट्रिशन को हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के? 3। यानी हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है पैरासाइटिक, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन ले बिना उसे मारे, तो उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो जीव इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, और वो जिनसे भोजन लेते हैं उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो जितने भी जैसे कि मॉस्किटो, लीच, लाइस, ये सब क्या है? पैरासाइट्स है। और वी आर एनिमल्स या ह्यूमंस, हम लोग क्या है? हम लोग होस्ट हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट कर लेता है किसको? इन्वायरमेंट को, और उन्हीं से वो उसी और इसी इन्वायरमेंट पर डिपेंड रह के अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से वो मतलब ऑब्टेन करता है फूड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टेशनरी ग्रास है, फॉर एग्जांपल एक ग्रास है, और कोई मतलब हिलने डुलने वाला जीव जैसे कि डियर उसको आकर खा जाता है। तो मतलब वो इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है ग्रास, और उसको डियर खा गया। फिर डियर भी तो इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो उसको फिर लायन खा गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। मतलब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से भोजन लेते हैं और उसको अपने बॉडी के अंदर ही ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउट, है ना, आउटसाइड जो भोजन ले गया उसको बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो अदर कुछ ऑर्गेनिज्म है, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा दोस्तों। मिस्टेक किया हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं ना जो अपना भोजन शरीर के बाहर ही तोड़ लेते हैं, जैसे कि छोटे, जैसे कि फंगी, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हम इंसान, हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी डिज़ाइन है और उनके अंदर कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होता है, जैसे कि कैस्केटा, आमरबेल जिसको बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीच, टेपवॉर्म्स। अब समझिए, तो पैरासाइट्स हम लोग समझ गए। दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि यहाँ पे बात करिए जो बाहर में भोजन तोड़ते हैं, यानी ब्रेक डाउन दी फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कैसे? समझिए आप लोग। देखना, जब भी बारिश का मौसम होगा ना, तो कुछ अगर मान लीजिए कि ब्रेड फेंक दिया जाता है रोड पर, चाहे कोई लकड़ी सड़ता है तो उसके ऊपर मशरूम, चाहे कुछ छोटे मोटे ना काई टाइप के कुछ जीव उस पर लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं ना, उस लकड़ी को चाहे उस चीज़ को सड़ाते हैं, तो वो बाहरी सड़ा रहे हैं, उसको बाहर सड़ा रहे हैं ना। ब्रेड पे अगर वो लगे तो ब्रेड को ही सड़ा देते हैं। खाना खा करके अपने बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, उसको सड़ा करके बाहर ही ब्रेक डाउन वो लोग कर दे रहे हैं। और वो उसको बाहर ब्रेक डाउन करके फिर जो उससे एनर्जी बनेंगे फिर उसको एब्जॉर्ब कर जाएंगे। और कुछ वैसे जीव होते हैं जैसे कि होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जीव, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग के बॉडी में जितने भी एलिमेंट्री कैनाल है, तो जो भोजन का न्यूट्रिशन है वो कई स्टेजेस में डिवाइड होकर बना हुआ है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको। और इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन तो होलोजोइक में होता है। तो हम लोग बाहर से भोजन लेते हैं, फिर अंदर बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, तब हम लोग एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं। तो हम लोग इस टाइप के जीव हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाहरी ब्रेक डाउन करते हैं, तब डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और जितने पैरासाइट्स होते हैं वो भी अंदर ही अपने बॉडी के अंदर ही भोजन का ब्रेक डाउन करके उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। कह रहे कि जीव अपना भोजन कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म का फूड ऑब्टेन करने का और उनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो अपना भोजन डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी के सरफेस में ही वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर में, सिंगल सेल में, और मल्टी सेलुलर में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जीव है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा जो है अपना भोजन बनाने के लिए एक फिंगर लेग एक्सटेंशंस, मतलब फिंगर लेग प्रोजेक्शन, उंगली नुमा आकृति बनाते हैं। उस उंगली में नुमा आकृति को सूडोपोडिया बोलते हैं।
अब वो क्या करता है अमीबा, इसी फिंगर लेग स्ट्रक्चर को यूज़ कर कर क्योंकि किसी भी फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और उसको फूड वैक्यूल में कैप्चर कर लेता है। फिर वो अंदर अंदर फूड वैक्यूल में उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, सिंपल वंस में कन्वर्ट करता है और साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करके मतलब उसमें मिला करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेज करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही अमीबा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, बुरा नहीं मानिएगा बच्चों, लेकिन मान लीजिए आप ही में से कोई एक अमीबा है, अब वो जा रहा है रोड पर, उसको खाने का मन गया गोलगप्पा, है ना, तो अपना हाथ बढ़ाएगा। तो अमीबा भी जा रहा था रास्ते में जा रहा था, उसको फूड पार्टिकल दिख गया, वो अपना हाथ बढ़ा दिया। तो जैसे तुम अपना हाथ बढ़ाएगा गोलगप्पा खाने के लिए, वो भी अपना हाथ बढ़ाएगा उस जीव को खाने के लिए, उस चीज़ को खाने के लिए। तो उसके हाथ को बोलते हैं सूडोपोडिया। फिर वो क्या करेगा, उस भोजन को फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लेगा फूड पार्टिकल को, फिर उसको डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करके अपने इंटरनल ऑर्गन्स तक, अपने इंटरनल सेल ऑर्गन तक पहुंचा के उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यही करेगा अमीबा, ऐसे ही करता जैसे तुम लोग करते हो, हम लोग खाना खाते हैं हाथ बढ़ा करके, उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा जो क्या करता है, वो अपना भोजन हासिल करते हैं, ठीक है। और पैरामेशियम का भी जो न्यूट्रिशन का जो मेथड है वो भी कुछ इसी टाइप का, ठीक है। लेकिन अमीबा में एक चीज़ है कि उसका बॉडी डिफाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट शेप का होता है, मतलब वो मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर शेप का होता है, अपना भोजन वो कहीं से भी खींच लेता। लेकिन जब पैरामेशियम की बात करते हैं तो पैरामेशियम का एक डिफिनिट शेप होता है और उसका एक पार्ट होता है जहाँ से वो ना भोजन को वो ट्रैप करता है। तो पैरामेशियम का जो डायग्राम होता है ना कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। मैं बनाने का प्रयास करो, आप लोग ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो पैरामेशियम का डायग्राम ऐसे होता है और यहाँ से ना वो भोजन ट्रैप करता है, उसके चारों तरफ बाल होता है, उसके बाल को हम लोग बोलते हैं सीलिया, और इसी से ये मूवमेंट करता है पैरामेशियम, ठीक है। तो ये पैरामेशियम का केस में, अमीबा में के साथ ऐसा वो नहीं है। अमीबा जो है ना वो ठीक ठाक जीव है, तो उसको कोई मतलब दिक्कत उतना नहीं होता, तो वही सब बात है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इंसान कैसे मतलब ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो हमारे बॉडी में ना टिपिकली अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में एक कैनाल होता है, उस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एक लॉन्ग ट्यूब टाइप का होता है जो एनस तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं, बहुत सारे वेरियस रीजन आता है, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शन को डिस्कस करते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो समझिए, इंसान में अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इंसानों में ना कई स्टेजेस में डिवाइड है। जैसे कि पहला स्टेज है इंजेशन, तो सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो इंजेशन एक वो स्टेज है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंसान जो है, वो भोजन को जैसे ही माउथ में एंट्री करवाता है, तो जब तक माउथ में एंट्री भोजन नहीं करेगा, जब तक डाइजेशन शुरुआत नहीं होगा, तब तक उस स्टेज को बोलते हैं भोजन के इंजेशन। और जैसे ही माउथ वो एंटर करता है तो माउथ में डाइजेशन चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होगा तो एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो ऑर्गन्स द्वारा यूटिलाइज होगा, उस एनर्जी को यूज कर जाएगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जब वो यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल बनेगा, तो वो एनक्स रेक्टम के थ्रू बॉडी से निकलेगा, तो उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए होता है क्या कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो भोजन हमारे सबसे पहले बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी हमारा मतलब कैविटी मतलब खाली स्थान, तो बकल कैविटी वो कैविटी था जहाँ पे हमारा माउथ और टंग ये सब कुछ माना, दांत ये सब, टीथ ये सब होते हैं। और एक और कैविटी तो इसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी, तो उस कैविटी हमारे पेट वाले से, जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, ये एनस, रेक्टम, ये सब पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। अब सबसे पहले भोजन जाता है माउथ में, माउथ से वो जाता है फूड पाइप में। तो फूड पाइप में ट्रेकिया होता है, और ट्रेकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सी टाइप का बोन ऑफ हड्डी होता है। और तो देखिए होता है कि जब आप खाना घोटते हो, खुद से फील कीजिए, जब भी आप खाना खाइएगा तो उसको घोटिएगा, तो आपको जो वॉल है, वॉल ऑफ ट्रेकिया, वो पास में आने का प्रयास करता है। अब घोट के देखिए, एक बार फील कीजिए, हाथ से टच करके देखिए, तो अब महसूस कर ही रहे होंगे। तो जब वो पास आने लगता है ना, तो होता क्या है ना कि अगर वहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी उसमें बोन सी टाइप का हड्डी होता है, आप टच करके फील कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं होगा ना, तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसके नहीं होने से वॉल ऑफ ट्रेकिया ना वो सट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, स्टक कर जाएगा, तो भोजन जाएगा नहीं, जब भोजन नहीं जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, वो क्या करता है ना, हम भोजन को अंदर डालने में मदद करता है। और जब मूवमेंट करते हैं, मतलब ट्रेकिया का एक मूवमेंट होता है खाना घोटने का,
उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फूड पाइप का जो इनर लाइनिंग कैनाल है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है और भोजन को आगे की ओर पुश करता है, और है ना, जैसे करके आप देख सकते हैं। तो और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यही सब है। अब भोजन तो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सॉरी स्टोमक में। तो जैसे स्टोमक में, तो स्टोमक में ग्लैंड, सॉरी अब एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा। जैसे हम लोग भोजन माउथ में एंट्री करते हैं तो माउथ में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। और सलाइवा क्या कंटेन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है सिंपलर शुगर में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और उसको उससे ग्लूकोज बनाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, सोच लीजिए। उसके बाद भोजन आगे जाता है फूड पाइप से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए स्टोमक में। स्टोमक में भी एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 जूसेस निकलता है, एक का नाम है HCl, एक का नाम है म्यूकस, एक का नाम है पेप्सिन। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये खतरनाक एसिड होता है। ये भोजन में पाए जाने वाले जर्म्स को मार देता है एसिडिक मीडियम बना करके। और एसिड तो बड़ी खतरनाक एसिड है, तो स्टोमक को कोरोड कर सकता है, कोरोजन कर सकता है। इसलिए स्टोमक को कोरोजन से बचाने के लिए हमारे पेट में म्यूकस होता है, और म्यूकस एक है ना एसिडिक मीडियम से हमारे स्टोमक को बचाता है उसके इफेक्ट से। और तीसरा होता है म्यूकस, और तो तीसरा होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है किसको? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसमें ये होता है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। और ये क्या करता है ना कि पेप्सिन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में। और फिर उसको वो डाइजेस्ट करता है, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद फिर म्यूकस जो है पेट को नॉर्मल कंडीशन में ला देता है क्योंकि एसिडिक नेचर का है। लेकिन जब भोजन आगे बढ़कर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत पता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस नहीं है, और इसलिए फिर वो एसिडिक मीडियम का भी भोजन क्योंकि HCl से है तो उसको बचाया कौन? तो लीवर से 2 जूस निकलता है, एक जूस का नाम है बाइल जूस और एक का नाम है बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस जो है वो भोजन को अल्कलाइन बनाता है, बेसिक नेचर का बनाता है, क्योंकि एसिडिक था तो बेसिक बनेगा तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और भोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और तो इसलिए स्टोमक को कोई नुकसान, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दूसरा होता है बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? फैट को इम्यूल्सिफाइड कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्यूल्सिफिकेशन, मतलब उसको एक तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ देता है कि फैट का पचना आसान हो जाए। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक पार्ट इसका नाम है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से 2 एंजाइम आता है, एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और एक का नाम है लिपेज। एक का क्या नाम है? ट्रिप्सिन, और एक का क्या नाम है? लिपेज। तो ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये क्या करता है, जो प्रोटीन जो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया था उस पेप्टाइड को वो कंप्लीटली डाइजेस्ट करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो लिपेज है ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड नहीं तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड नहीं तो ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। अब कहा जाता है कि हर्बीवोरस जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज को पचाना जरूरी है, सेलुलोज जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट दिया होगा, इसका नाम है अपेंडिक्स। तो कहा जाता है कि पुराने समय में लोग ना कच्चे चीज़ों का सेवन करते थे तो उस कच्चे चीज़ों को पचाने के लिए अपेंडिक्स जूसेस निकालता था और अपेंडिक्स को पचाता था। आज के समय में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोग ना आज के समय बहुत कम कच्चा चीज़ खाते हैं, सब गैस से खाना पकाया करके खाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि खाना पचता नहीं है और कुछ दाना अपेंडिक्स में चला जाता है तो अपेंडिक्स ना फूल जाता है और बहुत ही पेन करता है, इसलिए ना उसका सर्जरी होता है और अपेंडिक्स को काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है जो पचता नहीं है। मीट जो है वो इजी होता है डाइजेस्ट के लिए। तो जितने भी कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि टाइगो, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो कार्निवोरस ऐसे अप्रॉक्सली एनिमल्स में अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर तक होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है अप्रॉक्स 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पेनक्रियाज में पेनक्रेटिक एंजाइम्स आता है ना, जो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर लीवर से बाइल जूस बाइल सॉल्ट आता है, ठीक है, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने अभी तक आपको बता दिया। फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा निकलता है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वो ग्लूकोज है ना बन जाता है माउथ में ही। तो इस तरीके से इंसानों में ये फिंगर मतलब होता है। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, जब एनर्जी बन जाती है, इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा आकृति फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस उंगली नुमा आकृति को बोलते हैं विली। विली विलाई बिलाई, आप जैसे याद कर सकते हो वैसे कर लेना, इसका नाम है विली, VILLI। तो विली जो है वो क्या करता है ना, उसके नीचे ब्लड वेसल जुड़ा रहता है विली के नीचे, और वो उस न्यूट्रिएंट्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में चला जाता है, और पूरा बॉडी एनर्जी प्राप्त कर लेता है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये भोजन लार्ज स्टाइन में जाता है, तो लार्ज स्टाइन में और भी ज़्यादा विलीज होते हैं, और फिर वो दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम अपना बॉडी यानी एनस रेक्टम के थ्रू, एनल स्पिंक्टर के थ्रू बॉडी से निकाल देते हैं। एनस स्पिंक्टर से सॉलिड वेस्ट निकलता है, एनस से लिक्विड वेस्ट निकलता है, ठीक है। जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको यूरिन बोलते हैं। ये सब चीज़ें हैं। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2% कुछ अदर वेस्टेज होते हैं। तो दोस्तों आज की पार्ट में बस इतना ही। अगर कोई पार्ट पसंद आता है ये पार्ट, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।